नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनके क्वेश्चंस को एमसीक्यू हम लोग आज करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से जैसे 1993 के जो संशोधन हुए हैं, 1994 के जो संशोधन हुए हैं और 1995 के जो संशोधन हुए हैं और जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस को आज हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में समानता क्या है? जो जनपद पंचायत है और जिला पंचायत है उनके अध्यक्षों में क्या समानता है करके। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पहला बोल रहा है दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दूसरा, दोनों मूलतः संस्था के सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। और तीसरा, दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। जो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं ना, उनसे उनको पद मुक्त किया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाके। और चौथा, दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो जिला जनपद पंचायत है और जिला पंचायत है दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं करके बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो जी दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कैसे अप्रत्यक्ष रूप से? जब 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 जनता को चुनना होता है तो क्या करते हैं, वो इनके सदस्यों को चुनते हैं, इनके सदस्यों को वो चुनेंगे। तब जो ये जो सदस्य चुने जाएंगे उनमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वो लोग चुनेंगे, सदस्य लोग, कि हमारे में से कौन अध्यक्ष बनेगा और कौन उपाध्यक्ष बनेगा करके। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये जो प्रणाली हो जाती है वो क्या हो जाती है, अप्रत्यक्ष हो जाती है। ठीक है, पहला। और फिर दूसरा बोल रहा है, दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। तो जी हाँ, जनपद पंचायत और जिला पंचायत संस्था के सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा भी सही है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा दोनों को पदमुक्त किया जा सकता है। अब चौथा बोल रहा है, दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जी यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका जनपद पंचायत है, बहुत सारे क्षेत्र जनपद पंचायत के हैं, है ना, जनपद पंचायत। अब ये जो सारे जनपद पंचायत किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, जिला पंचायत के अंतर्गत। किसके आएंगे, जिला पंचायत के अंतर्गत। तो जो जनपद पंचायत है, ये जितने भी जनपद पंचायत है, तो ये जो जनपद पंचायत है अपने क्षेत्र को देखेगी, वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी। और जो जिला पंचायत है वो क्या करेगा, जितने भी जनपद पंचायत इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनका प्रतिनिधित्व करेगी। तो इसीलिए दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। जनपद पंचायत अपने क्षेत्र के जनता का प्रतिनिधित्व करेगी और जिला पंचायत इनके क्षेत्र में जितने आते हैं जनपद पंचायत उन जो जनता है उनका प्रतिनिधित्व करेगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया। तो राइट कौन कौन सा ऑप्शन है, प्रत्यक्ष वाला, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाला संस्था के सदस्य के रूप में, और तीसरा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद मुक्त। तो तीनों, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन, एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है। एक कोई अभ्यर्थी है, वो जैसे जनपद पंचायत में चुनाव हुआ तो उससे रिलेटेड वो क्या करना चाहता है, क्वेश्चंस करना चाहता है। तो किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा, किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा कि जनपद पंचायत में जो चुनाव हुआ है उसके बारे में मुझे जानना है करके प्रश्न करेगा सामने वाले को। तो याचिका प्रस्तुत करना होता है, तो किसके पास याचिका प्रस्तुत करेगा करके बोल रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अनुविभागीय अधिकारी। जो अनुविभागीय अधिकारी होते हैं राजस्व में, उनके पास करेगा। बी, कलेक्टर के पास करेगा।
या सी संचालक पंचायत विभाग के पास करेगा या डी सचिव पंचायत विभाग के पास करेगा। तो जो जनपद पंचायत के लिए, जनपद पंचायत के जो चुनाव का प्रश्नगत करना चाहेगा कोई भी अभ्यर्थी, तो याचिका वो कलेक्टर के पास देगा। किसके पास देगा? कलेक्टर के पास। और जो अगर ये तो हो गया जनपद पंचायत के चुनाव के लिए, है ना, जनपद पंचायत के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हो गया। और मान लीजिए उनको अगर ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए प्रश्नागत करना है ना, प्रश्न करना है किसी अभ्यर्थी को, ग्राम पंचायत के चुनाव में जो भी हुई है बातें उनके बारे में प्रश्न करना है, तो किनके पास याचिका प्रस्तुत करेगा? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास। अब तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है संचालक पंचायत विभाग के पास। तो यहाँ पे याचिका जब जिला पंचायत से रिलेटेड चुनाव का प्रश्न करना होगा तो किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेंगे? संचालक पंचायत विभाग के पास। किसके पास? पंचायत विभाग के पास। ठीक है, देख लीजिए, जब किसी अभ्यर्थी को जनपद पंचायत से रिलेटेड याचिका प्रस्तुत करना है तो किसके पास करेगा? कलेक्टर के पास। और ग्राम पंचायत के चुनाव से रिलेटेड कोई प्रश्नगत करना है तो याचिका किसके पास प्रस्तुत करेगा? अनुविभागीय अधिकारी के पास। और अगर उसको जिला पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना है तो किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा? संचालक पंचायत विभाग। इस एक क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको थोड़ा देख लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में कौन सा कथन सही है? जो ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां होती हैं उसके विषय में कौन सा कथन सही है करके बोल रहा है। तो पहला, ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समितियां होती है। जो ग्राम पंचायत होते हैं उसमें अधिकतम 3 स्थायी समितियां होती हैं, बोल रहा है पहला। फिर दूसरा, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है। फिर थर्ड ऑप्शन, एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। एक व्यक्ति जो होगा, जितने भी समिति होंगे उसमें किन्हीं 2 समितियों में क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है। अब चौथा ऑप्शन, एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति का सदस्य बन सकता है, बोल रहा है। और पांचवा, ग्राम पंचायत स्थायी समितियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। और छठवा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी। तो देखिए, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती हैं। कितनी? 5 स्थायी समितियां होती हैं, 5 स्थायी समितियां। फिर उसके बाद देखिए 5 स्थायी समितियां बोल दिया तो 3 स्थायी समितियां, ये वाला तो ऑप्शन ही कट हो गया है ना। फिर उसके बाद एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। अब अगला यही लाइन बोल रहा था कि 3 समिति का सदस्य, तो 2 समिति का सदस्य बन सकता है, यही पे ये राइट हो गया, तो ये वाला तो ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गया। फिर उसके बाद पांचवा, ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। तो जी हाँ, जो ग्राम पंचायत होती है वो जो स्थायी समितियां होंगी उन पर क्या करेगी? कंट्रोल करेगी, उनको क्या करेगी? नियंत्रित करेगी। तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी, ऐसा बोल रहा है। तो सरपंच और उप सरपंच की जब अनुपस्थिति रहती है तो महिला पंच बैठक की अध्यक्षता नहीं करती है। क्या करते हैं? जो ग्राम पंचायत है या ग्राम सभा है वहां पे जितने लोग उपस्थित होते हैं उनमें से कोई एक लोग को चुना जाता है, एक लोग को बहुमत से चुना जाता है कि आप अध्यक्षता करोगे, सरपंच और उप सरपंच नहीं है, आप अध्यक्षता करोगे करके वो लोग उनको बहुमत से चुनते हैं, वो अध्यक्षता करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पहला ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है और छठवां ऑप्शन गलत है। तो सही क्या है पूछा है, तो दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है। दूसरा, तीसरा और पांचवा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वार्षिक कार्य योजना, जो भी वार्षिक कार्य योजनाएं आती हैं वो, और हितग्राहियों का चयन, उसके बाद बोल रहा है वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि। देखिए, ग्राम सभा में ये सारी चीजें पारित होती हैं, कब पारित होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वार्षिक क्रय परियोजना हो गई, या लाभार्थी हितग्राहियों को जो देखा जाता है वो, वार्षिक बजट, लेखा और प्रशासनिक प्रतिवेदन, ये सब पारित करना है ग्राम सभा में, तो कब कर सकते हैं पूछ रहा है। तो पहला जैसे बोल रहा है ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, बोल रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन, ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो, बोल रहा है। और उसके बाद बोल रहा है ग्राम सभा में सरपंच, उप सरपंच और समस्त पंच उपस्थित हो, और ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। देखिए, ग्राम सभा में वार्षिक
कार्य योजना हो गई या हितग्राहियों का चयन हो गया, वार्षिक बजट हो गया, लेखा हो गया और आपका प्रशासनिक प्रतिवेदन, ये गणपूर्ति, ग्राम सभा में जब गणपूर्ति होगी तभी इनको पारित किया जाएगा। ग्राम सभा में गणपूर्ति होगी तभी इनको पारित किया जाएगा, बिना गणपूर्ति के पारित नहीं कर पाएंगे। अब गणपूर्ति क्या होता है, कोरम क्या होता है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए कोई सामान्य क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र, तो सामान्य क्षेत्र में जो होता है कोरम, जो कोरम बैठेगी वो कितना होती है, कुल सदस्य का 1/10, कुल सदस्य का 1/10 लोग होने चाहिए सामान्य क्षेत्र में। और महिलाएं कितने होने चाहिए, 1/3, कुल सदस्य की 1/3 कितनी होनी चाहिए, महिलाएं। तब आपका कोरम पूरा होगा, गणपूर्ति पूरी होगी, तब जाके इनको प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं ग्राम सभा में। अब वहीं अगर अनुसूचित क्षेत्र में अगर बोला जाए तो अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में तो वहां पे आपका हो जाएगा कोरम 1/3 कुल सदस्यों का, कुल सदस्यों का 1/3, और उसमें भी इस 1/3 में कुल सदस्यों में 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, महिलाएं। देखिए गणपूर्ति क्या होता है, ग्राम सभा में गणपूर्ति होगी तभी ये सब चीजें क्या होंगी, पारित होंगी, प्रस्ताव पारित होगा। तो कितने सदस्य होने चाहिए, तो समान क्षेत्र में कुल सदस्य जितने भी सदस्य होंगे उनका 1/10 होना चाहिए और उसमें भी 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। और अनुसूचित क्षेत्र में क्या होना चाहिए, 1/3 कुल सदस्यों का 1/3 होना चाहिए और उस 1/3 में 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। ये तब गणपूर्ति होती है, ठीक है, तभी जाके ये जो प्रस्ताव है वो पारित होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है पेशा अधिनियम कानून किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। जो पेशा अधिनियम कानून लेके आए वो किस समिति की सिफारिश पर लेके आए। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले देख लेते हैं पेशा अधिनियम क्या होता है। जो पेशा अधिनियम होता है वो क्या होता है, तो देखिए जो पेशा अधिनियम होता है ना, वो पंचायती राज व्यवस्था की ऐसी प्रणाली है जहां पे अनुसूचित क्षेत्रों को पंचायती उपबंधों में कैसे जोड़ा जाए, जो अनुसूचित क्षेत्र है उनको पंचायती राज अनुबंधों में, उपबंधों में कैसे जोड़ा जाए, वहां पर कैसे विकास किया जाए, ये होता है पेशा अधिनियम। तो अब इसको बोल रहे हैं किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। इनका मेन काम क्या था, जो अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं उनको जो पंचायती राज में जो भी सुविधाएं दी जाती है उन अधिनियमों के तहत कैसे जोड़ा जाए करके, ये था उनका लक्ष्य। तो इसको क्या बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, या रंगराजन समिति, या अशोक मेहता, या भूरिया समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरिया समिति। अब भूरिया समिति के द्वारा पेशा अधिनियम कानून को लाया गया था। इनका पूरा नाम क्या था वो लिख लीजिए, दिलीप सिंह भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया, इनका पूरा नाम क्या था, दिलीप सिंह भूरिया। ये एमपी के नेता है, मध्य प्रदेश के नेता है और ये 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं। एमपी के नेता हैं और 6 बार इनको सांसद चुना जा चुका है। और ये जो समिति की जो सिफारिश आई थी कब आई थी, 1996 में। जो समिति की जो सिफारिश आई थी कब आई थी, 1996 में। तो ये इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पंचायत उपबंध करते थे किसके लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में 1993 उपसरपंच का निर्वाचन किया जाता है। अब उपसरपंच का निर्वाचन करने के लिए बोल रहा है, कैसे किया जाता है करके, पंचायती राज अधिनियम 1993 में। तो देखिए पहला बोल रहा है ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन में, ग्राम पंचायत में प्रथम सम्मेलन जब बुलाते हैं तब करते हैं क्या, या ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन में। पहले बोल रहा है ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन में और दूसरे में बोल रहा है ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन में। सी उप सरपंच के निर्वाचन हेतु बुलाए गए सम्मेलन में। और डी बोल रहा है प्रत्यक्ष रूप से। तो देखिए जो पंचायती राज अधिनियम 1993 है उसमें उप सरपंच का निर्वाचन, उपसर्प का निर्वाचन करने के लिए क्या करते हैं, सम्मेलन में बुलाते हैं। सम्मेलन में देखिए क्या होता है, जब पंच सरपंच का चुनाव हो जाता है, पंच सरपंच का चुनाव हो गया तब उनको सम्मेलन में बुलाते हैं उप सरपंच का निर्वाचन करने के लिए। तो इसको प्रथम सम्मेलन करके मत गिनना, इसको प्रथम सम्मेलन करके नहीं बुलाएंगे, नहीं गिनेंगे। इसमें क्या है, उन लोग को बुलाएंगे उप सरपंच के निर्वाचन के लिए। फिर क्या होगा, जो पंच और सरपंच है, जैसे मान लीजिए 18 पंच है या 13 पंच है, मान लीजिए 13 पंच है और एक कौन आया अपना सरपंच, इन लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे। इन लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो एक सरपंच आया अपना, जो एक सरपंच आया और 13 पंच आए, तो ये 14 वोट गिनाएगा इनका।
और ये जो सरपंच भी वोट करेगा वो किस भूमिका में रह के वोट करेगा? पंच की भूमिका में रह के वोट करेगा। मतलब टोटल 14 पंच है बोला जा सकता है। ये भी पंच की भूमिका में रह के वोट करेगा। टोटल 14 वोट हैं। तो देख ले, 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति को मान लीजिए अगर तो टोटल 14 वोट है तो एक व्यक्ति को मिल गया मान लीजिए 9 वोट। फिर बाकी कितना बचा? 10, 11, 12, 13, 14, 5 वोट इस व्यक्ति को मिला है ना। तो कौन सा व्यक्ति चुना जाएगा? ये व्यक्ति चुना जाएगा। और मान लीजिए यहीं पे अगर 7 वोट इस व्यक्ति को मिला और 7 वोट इस व्यक्ति को मिला, तब क्या करेंगे? दोनों बराबर हो गए, तब लॉट का सिस्टम करते हैं। लॉट का सिस्टम मतलब लॉटरी सिस्टम। उसके द्वारा जो विधिक अधिकारी होता है, जो इसको बुलाया है निर्वाचन के लिए, सम्मेलन बुलाया है जो विधिक अधिकारी, वही विधिक अधिकारी लॉटरी निकालेंगे। लॉटरी में इन दोनों का नाम होगा, तो जिसका लॉट में नाम आया वो व्यक्ति फिर अपना उपसरपंच बन जाएगा। तो ये होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर ये होगा। समझ आ गया? वोट करेंगे सरपंच और जो पंच है वो, और फिर जिनको ज्यादा वोट मिला है वो उपसरपंच बनेगा। या फिर अगर दोनों को बराबर मिला है, दोनों को बराबर वोट मिले हैं, तब लॉटरी के माध्यम से, लॉट के माध्यम से विधिक अधिकारी जो होगा वो इनको लॉट के माध्यम से बोलेगा कि इनका नाम आया है तो ये उपसरपंच होंगे करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हम लोग पेशा अधिनियम के बारे में अभी बात किए थे, जिसको भूरिया समिति लेके आए थे, दिलीप सिंह भूरिया। तो जो पेशा समिति है वो किस लिए लाए थे? अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के उपबंध के लिए लाए थे, है ना। तो उसी का क्वेश्चन है कि कब लागू हुआ करके ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे पहला बोल रहा है 1993, और बी बोल रहा है 1996, और सी बोल रहा है 1999 और 2000। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिएगा 1996। अब पेशा का फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा इंग्लिश में, इसका होता है पंचायत। बाकी तो हिंदी में समझ गए थे ना आप लोग कि अनुसूचित क्षेत्रों को पंचायती उपबंध में, पंचायती राज उपबंध में लाने के लिए काम किया गया था। एक बार इसको इंग्लिश में पूरा लिख लीजिएगा, पंचायती एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये होगा, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया करके। और बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पेशा 1996 को लाया गया था। कि कौन सी समिति की सिफारिश पर लाया गया था? भूरिया समिति। और उनका पूरा नाम क्या है? दिलीप सिंह भूरिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में प्रथम पंचायत चुनाव किस वर्ष हुआ? अब छत्तीसगढ़ में जब पंचायत चुनाव हुआ तो किस वर्ष प्रथम बार हुआ पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है जनवरी 2001, जनवरी 2002, या जनवरी 2003, या जनवरी 2005। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम पंचायत चुनाव 2005 में हुआ था। जनवरी 2005 में हुआ था प्रथम चुनाव छत्तीसगढ़ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से क्या है? अब देखिए इसमें पूरा आपका 8 तक दिया हुआ है, तो यहाँ चलते हैं हम लोग। 8 तक दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, तो प्रश्न देख के डरना नहीं है। जितना बड़ा उतना सरल, जितना बड़ा उतना सरल। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए आपको। तो देखते हैं इसका एमसीक्यू कि कौन सा सत्य है करके। तो देखिए पहला बोल रहा है 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, 20% जो सरपंच है जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के सदस्य हो सकते हैं, स्थायी समितियों के सदस्य हो सकते हैं करके बोल रहा है, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन बोल रहा है 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, पंचायत की स्थायी समितियों के सदस्य नहीं हो सकते। देखिए पहला में क्या बोल रहा है कि जो पदेन सदस्य होंगे, 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे वो जनपद पंचायत की स्थायी समिति के सदस्य हो सकते हैं बोल रहा है। और जस्ट अपोजिट ये वाला लाइन क्या बोल रहा है? नहीं हो सकते करके। तो इस लाइन को यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए 20% सरपंच जो होते हैं वो जनपद पंचायत के क्या होते हैं? पदेन सदस्य बनते जाते हैं, है ना। तो उन्हीं को बोल रहा है कि वो जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के सदस्य हो सकते हैं क्या? तो जनपद पंचायत के स्थायी समितियों के सदस्य नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 1 साल के लिए होते हैं पदेन सदस्य। हर साल में 20% सरपंच जो है वो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य बनते जाते हैं। अब एक साल के लिए किसी को जनपद पंचायत की स्थायी
समिति के सदस्य कैसे बना सकते हैं, स्थायी समिति के सदस्य कैसे बनाएंगे, वो तो पदेन सदस्य हैं और एक साल रहने के बाद वो लोग निकल जाते हैं। फिर अगले साल 20% सरपंचों को फिर लाया जाता है, उनको फिर रखा जाता है पदेन सदस्य के रूप में। तो हर साल ये लोग पदेन सदस्य जो है 20% सरपंच आते हैं, एक साल अपना कार्य करते हैं, चले जाते हैं। तो उनको स्थायी समिति का सदस्य क्यों बनाएंगे? स्थायी समिति के सदस्य में स्थायी सदस्य तो होना चाहिए ना, इसलिए बोल रहा है। तो ये राइट हो जाएगा कि सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि ये खुद एक साल के लिए पदेन सदस्य के रूप में आते हैं। तो कहां से पंचायत की स्थायी समितियों के सदस्य हो जाएंगे? तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला बोल रहा है 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मैंने जैसे कि अभी बताया 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। ये बिल्कुल राइट है। फिर अगला बोल रहा है 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो पहले में देख ले 1 वर्ष का होता है तो 5 वर्ष का बात ही नहीं उठता। फिर अगला ऑप्शन 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होकर पुनः सदस्यता दी जा सकती है। तो इसमें पुनर्सदस्यता वाला कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। एक बार बस बन गए, 1 साल तक रहे, फिर उसके बाद नहीं बन पाएंगे वो। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत। फिर अगला 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं उनको पुनर्सदस्यता नहीं दी जा सकती है। ये बिल्कुल राइट है। इसी का जस्ट अपोजिट ऊपर वाला था। क्या बोल रहा था? एक बार पदेन सदस्य बन गए, फिर पदेन सदस्य बन गए 1 साल के लिए, फिर चले गए, तो फिर वापस से बन सकते हैं क्या पुनर्सदस्यता? ऐसे बोल रहा है। तो ये ऑप्शन में बोल रहा था बन सकते हैं और ये ऑप्शन बोल रहा है नहीं बन सकते। तो राइट आंसर ये है कि नहीं बन सकते वो लोग। 1 साल बन गए, बस बात खत्म। फिर उसके बाद 7वां 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं उनका चयन जनपद पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। जो 20% सरपंच जो है जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं उनका चयन जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है कि उनके अध्यक्ष द्वारा की जाती है करके। फिर 8वां ऑप्शन बोल रहा है 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं उनका चयन लॉट द्वारा किया जाता है। तो जी हाँ, जो 20% सरपंच जो होते हैं जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं उनका चयन लॉट द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लॉटरी निकाल के। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन में बोल रहा था इसी का जस्ट अपोजिट है। ये क्या बोल रहा था? जनपद पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो अध्यक्ष के द्वारा नहीं की जाती, उनका चयन कैसे किया जाता है? लॉटरी निकाल के। ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर हो गया। तो कौन कौन सा राइट है हमारा? दूसरा, तीसरा, छठवां, आठवां। कौन कौन सा राइट है हम लोग का? दूसरा, तीसरा, छठवां, आठवां। 20% जो सरपंच आएंगे जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे वो स्थायी समिति के क्या होंगे? सदस्य नहीं होंगे। स्थायी समिति के सदस्य क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो सिर्फ 1 साल के लिए आ रहा है। तो 1 साल के लिए आ रहा है तो स्थायी समिति का सदस्य कैसे हो जाएगा? अब तीसरा क्या बोलते हैं, जो 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का होता है तभी तो स्थायी समितियों के वो क्या होते हैं? परमानेंट सदस्य नहीं हो सकते। उसके बाद अगला बोल रहा है पुनर्सदस्यता। अब 1 साल तक वो लोग पदेन सदस्य रहे जनपद पंचायत के, है ना, तो फिर से वो लोग बन सकते हैं क्या पदेन सदस्य? बोल रहा है तो नहीं हो सकते। ये वाला ऑप्शन देख लिए। उसके बाद नीचे बोल रहा था कि 20% जो सरपंच है उनका चयन कैसे होता है? लॉट के माध्यम से होता है। तो ये बोल रहा है लॉट के माध्यम से होगा। तो दूसरा, तीसरा, छठवां, आठवां, ध्यान से मैंने जैसे समझाया है वैसे समझिएगा। दूसरा, तीसरा, छठवां, आठवां इसका राइट आंसर होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग दूसरा, तीसरा, छठवां और आठवां कौन कौन सा ऑप्शन सही था हम लोग का? डी ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, छठवां और आठवां ऑप्शन सही था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पंचायतों के लेखों का आकेक्षण कौन करता है? जो पंचायत में वित्तीय लेखा जोखा जो होता है उसका आकेक्षण मतलब उसका परीक्षण कौन करता है करके बोल रहा है। जो पंचायतों में वित्तीय लेखा जोखा जो होता है उसको तो कौन करता है? ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दूसरा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र आकेक्षण संगठन, और सी कलेक्टर या डी सचिव पंचायत विभाग। तो देखिए जो पंचायतों में जो भी वित्तीय लेन देन होता है, जो भी लेखों का आकेक्षण, उसको कौन देख रेख करेगा? राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन, राज्य सरकार के जो कंट्रोल में एक स्वतंत्र आकेक्षण संगठन है वो पंचायत की लेखों का आकेक्षण करेगा। वो करेगा पंचायत की लेखों का आकेक्षण। अब एक चीज और, जो सामाजिक आकेक्षण होता है, ये तो वित्तीय लेखा जोखा का हो गया। अब सामाजिक क्षेत्र को देखने के लिए भी एक आकेक्षण होते हैं, है ना।
तो उसको कौन देखेगा? ग्राम सभा। जो सामाजिक आरक्षण होगा उसको कौन देखेगा? ग्राम सभा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। आरक्षण को ही परीक्षक भी बोल सकते हैं, परीक्षक संगठन, मतलब देख रेख कर रहे हैं उसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 जी। 243 जी में क्या है? पंचायत की शक्तियां, अधिकार, उनके बारे में दिया हुआ है। तो वही अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने कार्य निर्धारित किए गए हैं? जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके लिए कितने कार्य निर्धारित किए गए हैं? तो 20, 25, 30, 29 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन 29 है। कितने कार्य? 29 कार्य निर्धारित किए गए हैं 243 जी के तहत। और 243 जी क्या है? इसमें पंचायती राज के आपके अधिकार दिए हुए हैं, जो भी अधिकार है, शक्तियां हैं, कार्य हैं, वो सब दिए हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। पहला बोल रहा है पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने कार्य निर्धारित? 29 कार्य निर्धारित। अब यही अगर छत्तीसगढ़ के बेस में पूछता, छत्तीसगढ़ के बेस में पूछता कि छत्तीसगढ़ के तहत, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने कार्य निर्धारित है, तो छत्तीसगढ़ में 27 कार्य निर्धारित है। कितने? 27। ये अनुच्छेद के हिसाब से पूछ रहा है कितने कार्य निर्धारित है, तो 29। पर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो 27। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऐड कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 12वां, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ग्राम सभा की जो परिभाषा है उसके संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला बोल रहा है ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी डैश खाली स्थान से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा कहलाता है। जो निकाय है, नामा, ये जो निर्वाचक नामावली है उसमें पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला निकाय क्या कहलाएगा? ग्राम सभा। देखिए, एक ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत है। अब इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने भी ग्राम आ सकते हैं। ये ग्राम पंचायत है, इसके अंतर्गत कितने भी ग्राम आ जाएंगे, कितने भी ग्राम आ जाएंगे, है ना। तो इनके जो सदस्य होंगे, मतदाता, जो यहाँ के मतदाता होंगे वो सदस्य होंगे। इनमें जो मतदाता होंगे वो सदस्य होंगे। तो कौन? मतदाता का निर्वाचन नाम में नाम आना चाहिए, मतदाता का निर्वाचन में नाम आना चाहिए, उसी चीज को ये बोल रहा है। देखिए, एक ग्राम पंचायत है, उसमें कितने भी ग्राम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खाली स्थान से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला निकाय ग्राम सभा है, उसी को बोल रहे हैं। यहाँ पे जो जिनका मतदाता सूची में नाम होगा, जिनका मतदाता सूची में नाम होगा, वही नामावली में पंजीकृत व्यक्ति से मिलकर बनने वाला निकाय क्या कहलाएगा? ग्राम सभा कहलाएगा, ग्राम सभा कहलाएगा। तो इसमें ऑप्शंस में यहाँ पर क्या और आ जाएगा और क्या बोलेंगे उसको पूछ रहा है। तो इसमें आदर्श ग्राम, वन ग्राम, राजस्व ग्राम और अनुसूचित ग्राम आएगा, क्या पूछ रहा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर वन ग्राम और राजस्व ग्राम होगा। अब लेके पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी वन ग्राम और राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला निकाय क्या कहलाएगा? ग्राम सभा कहलाएगा। वन ग्राम और राजस्व ग्राम इसका राइट आंसर ले लेंगे। तो दूसरा और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 13वां, राज्य वित्त आयोग के कार्य हैं। राज्य वित्त आयोग के कार्य हैं। अब देखिए, राज्य की सचिव निधि से उनके भाग का निर्धारण, राज्य की संचित निधि होगा, यहाँ पे संचित निधि से, राज्य की जो भी संचित निधि होती है उनसे इनके भाग का निर्धारण होता है राज्य वित्त आयोग का। ये बोलना, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा, इन संस्थाओं की वित्तीय मजबूती हेतु सुझाव देना। तो जी हाँ, राज्य वित्त आयोग इन संस्थाओं की वित्तीय मजबूती हेतु सुझाव देना भी इसके कार्य है। तीसरा, राज्यपाल द्वारा दिए गए अन्य कार्य। तो राज्य वित्त आयोग जो है वो राज्यपाल द्वारा जो अन्य कार्य दिए जाते हैं उन कार्यों को भी करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सभी, राज्य वित्त आयोग। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वित्त आयोग
में कितने सदस्य होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं ये आप लोग बताओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी ग्राम पंचायत में कुल पंचों की संख्या 18 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा न्यूमेरिकल टाइप का आता है सॉल्व करने के लिए, तो इसको खुद से सॉल्व करना रहता है। देखिए, यदि किसी ग्राम पंचायत में कुल पंचों की संख्या कितनी बोल रही है, 18, कुल पंचों की संख्या 18, तथा धारा 21 के तहत सरपंच व उप सरपंच के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं सरपंच और उप सरपंच के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो वही बता रहे कुल पंचों की संख्या दे दिया है 18 और उपस्थित व मतदान करने वाले की संख्या कितनी दे दी है, 16। यह प्रस्ताव पारित माना जाएगा यदि उपस्थित व मतदान करने वाले पंचों में से तो इसको न्यूमेरिकल की तरह बना के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कुल पंच कितने दिए हुए हैं, 18, और उपस्थित व मतदान करने वालों की संख्या कितनी है 16, है ना। तो देखिए, जब उपस्थित व मतदान करने वाले लोग 16 रहेंगे, उसको उपस्थित व मतदान करने वाले जितने रहेंगे उसमें के 1/3 जो मतदाता रहेंगे, है ना, 1/3 उनकी संख्या यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 3/4 कर लीजिएगा। इसके परिप्रेक्ष्य में मैं बता पाई थी आपको। देखिए, कुल पंच बोल दिया 18, उपस्थित व मतदान करने वाले की संख्या कितनी बोल दिया, 16। तो जो उपस्थित व मतदान करने वाले हैं उनका जो वोट है ना, उसको 3/4 के आधार पे देखा जाएगा। तो देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, तो 4 तिया 12 मतदान करता है ना। उपस्थित व मतदान करने वाले हम लोग निकाल लिए, 16 लोग हैं, तो उनका 3/4 कितने हो जाएंगे, 12 मतदाता आ गए। अब जो कुल पंच 18 दिया हुआ है ना, कुल पंच 18, तो इसमें कुल पंच जो 18 दिया हुआ है उसको क्या करेंगे हम लोग, 2/3 से करेंगे, 2/3 से 18 गुणित 2/3 से लेंगे, तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 6 दूनी 12, इसका भी आंसर हो गया 12। अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव कब लाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अविश्वास प्रस्ताव कब ला पाएंगे हम लोग सरपंच और उप सरपंच के प्रति, जब कुल पंच 18 है, और उपस्थित मतदान करने वालों की संख्या 16 है, तो उनका जो 3/4 सदस्य है ना, 3/4 सदस्य को उपस्थित व मतदान 3/4 सदस्य है, उनका कितना आया निकालने पे, 12 आया। मतदान कितना आया, 12, और उसी को जब कुल पंच का निकालेंगे तो कितना, 2/3 है ना, 2/3, तो कितना आया, 12। तो कुल पंच का जो निकालेंगे मतदान होगा, तो इससे अधिक होना चाहिए ये उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या, कुल पंच का जो 2/3 निकाले हैं उससे अधिक होना चाहिए, तो उससे अधिक ही नहीं है, 12 दोनों बराबर आ रहे हैं ना। तब जो प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव, उसको नहीं ला पाएंगे क्योंकि दोनों की संख्या सेम आ रही है। कुल पंचों से जो 2/3 निकाले हैं हम लोग मतदान, वो उपस्थित जो मतदाता है उनका 12 आ रहा है, 3/4 जब किए, है ना। उपस्थित मतदाता है उनका जो हम लोग सॉल्व किए, उनका 3/4 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो उनको इससे अधिक होना चाहिए। ये अगर 13 होता, मान लो उपस्थित मतदाता जो है उनका अगर वोट 13 आ जाता, तब क्या हो जाता, ये प्रस्ताव जो अविश्वास प्रस्ताव है पारित हो जाता। पर यहाँ पे क्या है, कुल पंच वाला भी निकाल रहे हैं, 2/3 होना चाहिए, तो वो 12 आ रहा है, और 3/4 होना चाहिए उपस्थिति मतदाता, तो वो कितना आ रहा है, 12, है ना। दोनों 12 आ रहे हैं, तो इक्वल नहीं होना चाहिए, ये एक अधिक होना चाहिए, 13 होना चाहिए, तब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, 12 रहता तो हो पाता क्या, 12 रहता तो 12 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, और 11 का तो कोई बात ही, 9 का भी कोई बात ही नहीं। मतलब कितना होना चाहिए था, 13 पंच के बहुमत से ये पारित हो जाता, 13 पंच के बहुमत से ये पारित हो जाता, ठीक है। जो कुल पंच है उनका 2/3 मतदान निकलना चाहिए, और जो उपस्थित मतदाता है, उपस्थित व मतदान करने वाले जो हैं, उनका 3/4 निकलना चाहिए, ठीक है। इससे अधिक होना चाहिए, जो कुल पंच है ना उससे अधिक होना चाहिए, पर दोनों बराबर आ रहे हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में पूछा है अविश्वास प्रस्ताव कैसे पारित कर सकेंगे, जब यहाँ पे 13 आएगा, तो 13 मतदान करने वाले होंगे, पंच होंगे, तब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको आराम से देख लीजिएगा, आराम से समझिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के विषय में सही क्या है? अनुसूचित क्षेत्र का बात कर रहा है, उसमें ग्राम सभा के क्षेत्र में, ग्राम सभा के विषय में क्या सही है पूछ रहा है। पहले, प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी बोल रहा है। तो प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होती है क्या? प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा नहीं होती है। अब दूसरा, प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती है बोल रहा है। प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती है बोल रहा है। देखिए, मान लीजिए ये दुर्गम क्षेत्र है, एक अनुसूचित क्षेत्र है मान लीजिए, तो यहाँ पे एक निवासी निवास करते हैं, यहाँ पे उनकी संस्कृति अलग होगी, है ना, और यहाँ पे जो निवासी निवास करते हैं उनकी संस्कृति अलग होगी, उनकी बोलचाल अलग होगा, पर इन लोग एक ही ग्राम सभा में आएंगे, है ना, एक ही ग्राम सभा में आएंगे। तो वो प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं क्या? तो यहाँ पे जब ग्राम सभा होगा तो इन लोग यहाँ पे कैसे आ पाएंगे, है ना, इन लोग यहाँ पे कैसे आ पाएंगे? तो उसी चीज को बोल रहा है कि एकाधिक ग्राम सभाएं, प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं, तो एक ग्राम में 2 ग्राम सभा यहाँ पे हो सकता है। इस स्थिति में क्या होगा? एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं, ठीक है, जहाँ पे दुर्गम है ना, दुर्गम है, आने जाने का दिक्कत है, वहां पे कैसे आ पाएंगे ये लोग? और जो सपाट एरिया है वहां पे, जैसे यहाँ पे है लोग, वो यहाँ पे तो इजिली आ जाएंगे, है ना, इसीलिए ये वाला बोल रहा है प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती। तो यहाँ भी ग्राम सभा लग जाएगा, यहाँ भी ग्राम सभा लग जाएगा, हो सकती है समानता उस कंडीशन में, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। फिर उसके बाद बोल रहे तीसरा, ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 से होता है। तो जी हाँ, ग्राम सभा की गणपूर्ति जो है अनुसूचित क्षेत्रों में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, अनुसूचित क्षेत्रों में 1/3 और सामान्य क्षेत्रों में 1/10, उसमें भी महिलाएं कितनी? 1/3, और इस वाले में 1/3 जिसमें कुल सदस्य हैं अनुसूचित क्षेत्र में, उसमें भी महिलाएं 1/3 होनी चाहिए। अब देखिए, आप बोल रहे हैं ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/4 से होती है, तो अभी ही देख लिए 1/3 से होती है, तो 1/4 का कोई सवाल ही नहीं। अगला, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है बोल रहा है। पांचवा क्या बोल रहा है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है, तो अध्यक्ष नहीं करता है, अध्यक्ष सरपंच जो है वो अध्यक्षता नहीं करता है। अगला, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता है, तो ये बिल्कुल सही है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता है। इसमें क्या, अब इसमें अध्यक्षता कौन करता है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना, कि ग्राम सभा की बैठकों में अब अध्यक्षता सरपंच नहीं करता तो कौन करता है? तो देखिए, जो इस ग्राम सभा में जो व्यक्ति आए रहेंगे, उसमें जैसे कोई SC ST का व्यक्ति होगा, वो करेगा अध्यक्षता, उसको चुनेंगे वहां के लोग, ये ST SC का व्यक्ति जो भी है उनको चुनेंगे, तो वो अध्यक्षता करेगा। पर इसमें भी नियम लागू होता है कि वो पंचायत का कोई पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, कोई पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, है ना, सामान्य व्यक्ति जो आए हुए हैं उनमें से एक SC ST का जो व्यक्ति होगा वो अध्यक्षता करेगा, जिसका ग्राम सभा में पंचायत में जो मतदाता है, मतदाता सूची, उसमें उसका नाम होगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग का क्या बन जाएगा? हम लोग का दूसरा ऑप्शन सही था, है ना, दूसरा ऑप्शन सही था, तीसरा ऑप्शन सही था हम लोगों का, और छठवा ऑप्शन सही था। तो दूसरा, तीसरा, छठवा, सुनिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे किसी एक को दूसरा, तीसरा, इसको छठवा कर लीजिएगा, ठीक है, दूसरा, तीसरा, छठवा ऑप्शन हम लोगों का सही है, दूसरा, तीसरा और छठवा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्राम पंचायत सरपंच व उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने जाने के संबंध में असत्य कथन बताना है ना। ग्राम पंचायत में सरपंच व उप सरपंच, इसके पहले जो अविश्वास प्रस्ताव देखे थे वो दूसरा वाला था। किसके लिए देखे थे उस टाइम अविश्वास प्रस्ताव जो देखे थे हम लोग? इसके पहले का जो क्वेश्चन था, हाँ, वो संख्या वाला, डाटा वाला देखे थे ना, मतलब कुल पंच जो है वो 18 है ना, तो दोनों में 12-12 बहुमत हो रहा था। उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या भी 12 निकल रही थी। कुल पंच जो 18 थे उनको भी जब हम लोग काउंट किए तो वो भी 12 हो रहे थे, तो दोनों 12 हो रहे थे, तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ पाएगा। अगर 13 हो जाते तब अविश्वास प्रस्ताव हो जाता, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। अब ये देख लेते हैं, ग्राम पंचायत में सरपंच व उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के संबंध में असत्य कथन। तो पहला, पद धारण करने के 1 वर्ष के भीतर लाया जाएगा, पद धारण करने के 1 वर्ष के भीतर लाया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। 1 वर्ष के भीतर नहीं लाते, पहले 1 वर्ष उनको काम तो करने दीजिए। अब काम गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, उसके बाद तो लाओगे क्या अविश्वास प्रस्ताव की? 1 साल पहले ही जान जाओगे कि वो कार्य अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है करके, है ना। तो ये आपका गलत आंसर हो गया। फिर दूसरा,
पद धारण करने के 1 वर्ष बाद लाया जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। वो पद धारण कर लेगा, उसके 1 वर्ष बाद लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। फिर उसके बाद यदि उसका कार्यकाल 6 माह से कम बचा हो, यदि उसका कार्यकाल 6 माह से कम बचा हो तो प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये भी बिल्कुल सही है। अब 6 महीना बस बचा है उसके कार्यकाल को, तो अविश्वास प्रस्ताव ला के क्या करोगे आप लोग? फिर उसके बाद एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात लाया जा सकता है। अब देखिए, किसी सरपंच के लिए आप लोग, है ना, कोई सरपंच है या उप सरपंच है, उसके लिए आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, पर क्या हुआ, वो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। अब दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव आपको लाना है तो 1 साल का वेट करना पड़ेगा। 1 साल का वेट करना पड़ेगा, तब उसकी समाप्ति के बाद आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आओगे। और 6 महीना बचा रहेगा तो नहीं ला सकते आप लोग, है ना? और 1 साल के बाद ही लाना होता है। पद धारण करने से 1 साल के बाद ही लाना होता है। 1 साल के पहले ला लूँ अविश्वास प्रस्ताव तो ऐसा नहीं होता है। ये तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। रॉन्ग आंसर पूछा था तो ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये डाटा अपडेट हो चुके हैं, तो उससे वर्तमान का क्वेश्चन है ये, है ना? अभी का क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग इसका राइट आंसर श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी को लगा लीजिएगा। ये अपडेट हुआ डाटा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनुच्छेद 243I तथा 243Y के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सदस्य संख्या है। जो 243I है और 243Y है वो राज्य वित्त आयोग के बारे में बताते हैं। तो इसमें सदस्यों की संख्या पूछ रहे हैं, है ना? तो सदस्यों की संख्या पहला क्या बोल रहा है, 1 सदस्य होंगे, दूसरा बोल रहा है 5 सदस्य होंगे, तीसरा बोल रहा है 2 सदस्य होंगे और डी बोल रहा है निर्धारित नहीं होंगे। तो देखिए, जो राज्य वित्त आयोग होते हैं उनमें सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं होती है। सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं होती है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सही है पूछ रहा है। तो पहला, जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है। जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है, तो बिल्कुल सही है। जिला पंचायत में एक सहकारिता और एक उद्योग समिति होती है। फिर दूसरा, जनपद पंचायत में एक संचार और सकर्म समिति होती है, तो ये वाला भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि जनपद पंचायत में एक संचार और एक सकर्म समिति होगी। उसके बाद वो रहा है तीसरा, समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जी नहीं, समिति के जो सदस्य हैं वो मनोनीत नहीं, निर्वाचित निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो कथन है वो गलत हो गया। निर्वाचित किए जाते हैं जो सदस्य, उनको मनोनीत नहीं करते। उसके बाद समिति में विशेषज्ञ जो होते हैं उनको नामित किया जाता है। तो जी हाँ, जो समिति होती है उसमें विशेषज्ञों को क्या करेंगे, नामित करेंगे। ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला, एक विधायक जो जिला पंचायत या जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है। जो विधायक है वो क्या है, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है। सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है। सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है। देखिए, सभी समितियों का पदेन सदस्य नहीं होगा, अधिकतम 2, अधिकतम 2। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके थे ना कि कितने समितियों का सदस्य हो सकता है, 2। अभी सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है बोल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला, जिला पंचायत या जनपद पंचायत का अध्यक्ष शिक्षा समिति का सभापति होता है। जो जिला पंचायत और जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का अध्यक्ष, वो शिक्षा समिति का सभापति होता है बोल रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। जो जिला पंचायत और जनपद पंचायत है का अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष होंगे, जिला पंचायत और जनपद पंचायत सामान्य प्रशासन समिति के। किनके अध्यक्ष होंगे, सामान्य प्रशासन समिति। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सामान्य प्रशासन समिति। और देखिए, जो शिक्षा समिति का सभापति होता है, शिक्षा समिति का आप कौन हो जाएंगे, ये दोनों तो हो गए, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होंगे, है ना, सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होंगे। अब शिक्षा समिति का कौन होगा, तो शिक्षा समिति का नोट डाउन कर लीजिएगा, उपाध्यक्ष। शिक्षा समिति का कौन होगा, उपाध्यक्ष। जो जिला पंचायत और जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होगा, और शिक्षा समिति का फिर कौन हो जाएगा, उपाध्यक्ष हो जाएगा, सभापति, ठीक है। अब तो इसके हिसाब से कौन सा हम लोग का ऑप्शन राइट हो गया था, पहला और चौथा। पहला और चौथा कौन सा ऑप्शन
पहला चौथा ऑप्शंस तीन तीन टाइप हो गए हैं, पहला और चौथा, दूसरा, हाँ दूसरा भी तो राइट है ना, पहला दूसरा और चौथा, ठीक ठीक, पहला दूसरा चौथा। इसमें जिला पंचायत में एक सहकारिता हो गया और एक उद्योग समिति, और जनपद पंचायत में एक संचार और सकर्म समिति, और आपका चौथा समिति में विशेषज्ञ होते हैं उनको नामित करते हैं। और तो ये हो गया पहला दूसरा और चौथा, ठीक है, पहला दूसरा चौथा टिक मार लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये थोड़े कूट वाले टाइप के प्रश्न होते हैं, तो थोड़ा इसको देख के मतलब सॉल्व कीजिएगा, कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है। अब देखिए, जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है, बोल रहा है जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है करके। तो सबसे पहले देख लेते हैं सब कौन कौन सी जो विषय होती है वो सम्मिलित होती हैं। तो पशुपालन सम्मिलित होता है हमारा, है ना, विद्युत शक्ति, और क्या बोलते हैं समोच्च बांधन और कंपोस्ट खाद बनाना, और इसमें सम्मिलित नहीं है बोल रहा है, तो कौन कौन सा आ जाएगा फिर, जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन कौन से विषय सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो पहले सम्मिलित होते हैं उसको देख लेते हैं। तो पशुपालन सम्मिलित होता है, विद्युत शक्ति, समोच्च बांधन और आपका कंपोस्ट खाद बनाना, ठीक है। तो अब जो सम्मिलित नहीं है बोल रहा है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, बाढ़ और सूखा, और स्वास्थ्य और स्वच्छता, दूसरा, चौथा जल प्रदाय अल्प बचत, छठवा और आठवां। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, दूसरा चौथा छठवा आठवां हो जाएगा, ठीक है, सम्मिलित नहीं है इन लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा चौथा छठवा आठवां था, है ना, दूसरा चौथा छठवा आठवां, बाढ़ और सूखा, और चौथा आपका था स्वास्थ्य और स्वच्छता, और छठवा था जल प्रदाय, और आठवां अल्प बचत। दूसरा चौथा छठवा आठवां, डी ऑप्शन मान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अनुच्छेद 243G के तहत 243G के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित कार्यों में छत्तीसगढ़ में पंचायती को कितने कार्य दिए जाते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे ना हम लोग, पंचायती राज में टोटल कितने कार्य होते हैं करके, तो वहां पे कितना था 29। अब छत्तीसगढ़ में कितने कार्य दिए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं के तहत कितने कार्य दिए जाते हैं, तो उसका ऑप्शन उसी टाइम मैंने बता दिया था कितने, 27 करके, और टोटल होते कितने हैं 29, और छत्तीसगढ़ में कितने 27। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि सरपंच और उप सरपंच नहीं है किसी बैठक में, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। तो ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। महिला पंच अध्यक्षता करेगी क्या, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, ग्राम पंचायत के सदस्यों में से किसी एक सदस्य द्वारा की जाएगी, जिसे बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा चुना जाएगा। देखिए, ग्राम पंचायत में जो सदस्य लोग हैं उसमें से किसी एक सदस्य को चुना जाएगा बहुमत से, तो वो अध्यक्षता करेगा। जब कब, जब सरपंच और उप सरपंच दोनों नहीं होंगे तब। फिर तीसरा, बैठक में उपस्थित कोई भी ग्राम का व्यक्ति अध्यक्ष कर लेगा। जब ये ऑप्शन सही हो गया तो ये ऑप्शन तो गलत है। क्या बोल रहा है, बैठक में उपस्थित कोई भी ग्राम का व्यक्ति नहीं, जिसको बहुमत से चुनेंगे जिस उस बैठक में वो व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही है, तो ये तो गलत, इसमें सिर्फ केवल 2 सही आएगा। जो बैठक में किसी एक व्यक्ति को सारे लोग मिलकर चुनेंगे बहुमत से, वही व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। कब करेगा, जब सरपंच और उप सरपंच दोनों नहीं है तब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, हमारे यहाँ भी एडीओ का क्लासेस चल रहे हैं और एडीओ के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। आप लोगों को अगर अपडेटेड डाटा चाहिए, है ना, एग्जाम को क्लियर करने के बेस पे, तो आप एक बार जरूर यहाँ का टेस्ट सीरीज लीजिए। यहाँ पे अपडेटेड डाटा होते हैं, साथ ही साथ कोर्स में जो हमारे सर लोग हैं बहुत अच्छे तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, ट्रिक से याद करवाते हैं आप लोगों को। पैटर्न जो है पुराने पेपर लोगों का वो सब पूरा बदल गया है, अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी चेंज हो गई है, तो डाटा भी नए होने चाहिए पढ़ने के लिए। तो एक बार टेस्ट सीरीज लीजिएगा, बहुत मिनिमम कॉस्ट में है, 99 रुपीज में है। और अगर कोर्स एफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बार पीजीडीआरडीओ वालों के साथ आप लोगों का कंपटीशन है, वो भी 15 नंबर से। तो जरूर आप लोग एक बार टेस्ट सीरीज लेके देखिएगा अगर नई न्यू अपडेटेड डाटा चाहिए तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्राम पंचायत के सम्मेलन के विषय में सही क्या है, ग्राम पंचायत का जो सम्मेलन होता है उसमें सही क्या है। सरपंच प्रत्येक माह एक सम्मेलन बुलाएगा बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है, सरपंच प्रत्येक माह एक सम्मेलन बुलाएगा। दूसरा,
सरपंच प्रत्येक 2 माह में एक सम्मेलन बुलाएगा बोल रहे हैं। अब तीसरा, आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन हेतु अनुरोध कर सकते हैं। जो आधे से अधिक पंच हैं, वो लोग क्या करेंगे? आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन अगर बुलाना है, तो आधे से अधिक पंच क्या करेंगे? अनुरोध करेंगे कि बुला ले क्या करके। चौथा, यदि सरपंच विशेष सम्मेलन बुलाने से इनकार कर देता है, तो सदस्य स्वयं सम्मेलन बुला लेते हैं। यदि सरपंच विशेष सम्मेलन बुलाने से इनकार कर देता है, तो सदस्य स्वयं सम्मेलन बुला लेते हैं। तो देखिए, पहला जो बोल रहा है सरपंच प्रत्येक माह एक सम्मेलन बुलाएगा, बिल्कुल सही। सरपंच जो है वो प्रत्येक माह एक सम्मेलन बुलाएगा ही। अब दूसरा, सरपंच प्रत्येक 2 माह में एक सम्मेलन, नहीं, एक प्रत्येक माह में सम्मेलन बुलाना है। तो दूसरा तो ऐसे ही गलत। फिर तीसरा, आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन बुलाना है, अनुरोध कर रहे हैं, तब बुला सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आधे से अधिक जब पंच है, सम्मेलन बुलाना है, विशेष सम्मेलन, तो अनुरोध कर सकते हैं। चौथा, यदि सरपंच विशेष सम्मेलन बुलाने से इनकार कर देता है, तो सदस्य स्वयं सम्मेलन बुला सकते हैं। जी बिल्कुल, सरपंच अगर बोल दिया विशेष सम्मेलन नहीं बुलाना है, तो जो सदस्य हैं स्वयं सम्मेलन बुला सकते हैं। ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो 1, 3 व 4 आपका ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। तो सामान्य क्षेत्र में देखे थे ना, जो कोरम गणपूर्ति ले रहे थे 1/10 ले रहे थे, तो बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, यहीं से समझ आ जाएगा सही है करके ये ऑप्शन। फिर दूसरा, ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है ना? महिलाओं की जो उपस्थिति है 1/3 होनी चाहिए करके। अनुसूचित क्षेत्र में भी 1/3 होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं। देखिए, बैठक हो रही है और गणपूर्ति नहीं हो पाया, तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? तो पंच और सरपंच होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा, स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, तो ये बिल्कुल गलत है। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है करके बोल रहा है वो, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपका ये तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केवल 4। इसके हिसाब से सही नहीं है बोलो, उसके हिसाब से केवल 4। ठीक है। गणपूर्ति कोरम का देख लिए थे, सामान्य क्षेत्र में कितना 1/10 और महिलाएं कितनी होनी चाहिए उस 1/10 में? 1/3। और अनुसूचित क्षेत्र में क्या देखे थे? 1/3 होना चाहिए, है ना? 1/3 होना चाहिए जो भी उपस्थित लोग हैं कोरम गणपूर्ति के लिए, और उसमें भी महिलाएं 1/3। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। और गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? सरपंच और पंच। कौन होंगे? सरपंच और पंच। अब देखिए, भूरिया समिति की सिफारिश पर कौन सा अधिनियम लाया गया? अब ये क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुकी हूँ, तो याद आ रहा होगा, कौन होगा? भूरिया समिति की सिफारिश पे कौन सा अधिनियम लाया गया? पेशा अधिनियम। और भूरिया समिति, भूरिया जी का पूरा नाम क्या था? दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया। तो ये सब आज हम लोग जो पढ़े हैं वो थोड़ा एमसीक्यू जो था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग था ये। तो ये डाटा बहुत आईएमपी है, तो आप लोग देख लीजिएगा और इसको आराम से समझिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब फिर आगे इससे रिलेटेड और एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग लेके आएंगे।